सीधे चलते हैं 1915 के आखिरी महीनों में। वेडल, समंदर का वो जमा देने वाला ठंडा पानी, एक ऐसा पल जब एंड्योरेंस नाम का एक विशाल बेहद मजबूत जहाज अचानक से चारों तरफ से बर्फ की मोटी परतों के बीच कुचला जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सच में सिर्फ एक बर्फ की चट्टान था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये इंसानी इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल कहानी बन गई। तारीख थी 24 अक्टूबर 1915। तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस, हर तरफ सन्नाटा। और तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है, बिल्कुल किसी बंदूक की गोली चलने जैसी आवाज। असल में ये जहाज की विशाल और मजबूत लकड़ियों के टूटने की आवाज थी। बर्फ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने जहाज के पिछले हिस्से को बुरी तरह चीर दिया था और जमा देने वाला पानी तेजी से अंदर घुसने लगा था। मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। क्रू मेंबर टॉम मैक्लॉयड के ये शब्द उस पल की गहरी अंधकारमयी निराशा को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। इस दल के लीडर सर अर्नेस्ट शैकल्टन को बहुत भारी मन से मजबूर होकर अपने 28 लोगों के क्रू को इस चकनाचूर हो चुके जहाज से बाहर निकलने का आदेश देना पड़ा। अब ये सभी 28 लोग अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच समंदर की तैरती बर्फ पर पूरी तरह से फंस चुके थे। तो इस कहानी का पहला भाग है एंड्योरेंस का डूबना। 27 अक्टूबर को एक और खौफनाक धमाका हुआ। जहाज का पिछला हिस्सा करीब 20 फुट हवा में उठा और फिर दुनिया से उनका आखिरी संपर्क हमेशा हमेशा के लिए उस जमा देने वाली गहराई में समा गया। अब सवाल ये था कि जहाज डूबने के बाद उनके पास आखिर बचा क्या था? कोई रेडियो नहीं था, कोई मॉडर्न तकनीक नहीं। उनके पास बची थी तो बस 3 छोटी लाइफ बोट्स, एक स्लेज और बमुश्किल 1 महीने का राशन। और लोग पूरे 28, वो भी एक ऐसे बर्फ के टुकड़े पर जो खुद समंदर में तैर रहा था, जिसका कोई भरोसा नहीं था कि वो कब दरक जाए। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, खिसकती बर्फ पर फंसे लोग। मीलों तक ठोस जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। क्रू को इसी जमे हुए और लगातार खिसकते समुंदर पर अपना डेरा डालना पड़ा। ये स्थिरता के लिए, जिंदा रहने के लिए एक लंबा और भयानक संघर्ष था जो अभी बस शुरू ही हुआ था। वहां दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो रहे थे। जिस बर्फ पर वो खड़े थे वो समंदर की लहरों के साथ लगातार बह रही थी। उन्हें अपना ओशन कैंप छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। मार्च आते आते उन्हें जॉइनवेल आइलैंड तो दिखा, लेकिन वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। और फिर अप्रैल आते आते वो बर्फ का टुकड़ा भी दरकने लगा जिसके ऊपर उनका कैंप था। मतलब सचमुच उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। ऐसी एक्सट्रीम स्थिति में अक्सर शरीर से पहले इंसान का दिमाग साथ छोड़ देता है। और यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप एक मास्टर क्लास साबित हुई। उन्होंने टीम का मेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए गजब की नीतियां अपनाई। राशन को लेकर झूठ बोला ताकि उम्मीद बची रहे। सबको बिजी रखने के लिए डेली के काम बांटे ताकि कोई डिप्रेशन में न जाए। एक वाक्य तो ऐसा है जहां अर्नी होल्नेस नाम का क्रू मेंबर जमे हुए पानी में गिर गया था। शैकल्टन ने उसे हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए उसे पूरी रात चलने पर मजबूर किया। और प्यास का आलम क्या था? साफ पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। गले इतने सूख चुके थे कि कुछ निगलना तक मुहाल था। जिंदा रहने के लिए, जी हाँ, सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्होंने सील का कच्चा मांस और खून तक निगला, सिर्फ इसलिए ताकि गले में इतनी नमी आ सके कि वो सांस ले पाएं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इसके बाद आता है तीसरा फेज, एलिफेंट आइलैंड की ओर पलायन। वो बर्फ का टुकड़ा जिस पर वो थे टूटकर सिर्फ 50 मीटर का रह गया था। ऐसे में शैकल्टन को तुरंत अपनी लाइफ बोट्स पानी में उतारने का वो हताश और बेहद खतरनाक फैसला लेना ही पड़ा। उनके पास और कोई चारा नहीं था। 497 दिन, पूरे 497 दिन समंदर की खौफनाक लहरों और बर्फ की चट्टानों से जूझते हुए आखिरकार 15 अप्रैल 1916 को उनकी लाइफ बोट्स एलिफेंट आइलैंड के किनारे पर जा पहुंची। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने दिनों बाद पहली बार उन 28 लोगों के पैरों ने किसी ठोस जमीन को छुआ था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। सेक्शन 4 ड्रेक पैसेज को पार करना। एलिफेंट आइलैंड मिल तो गया था, लेकिन वो पूरी तरह से वीरान और बर्फ से ढका एक डेड एंड था। वहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली थी। वहाँ रुके रहने का मतलब था बस धीरे धीरे अपनी मौत का इंतजार करना। उन्हें हर हाल में फिर से समंदर में उतरना ही था।
अब उनके नक्शे पर सिर्फ 3 ही विकल्प मौजूद थे। पहला, केप हॉर्न, जो 800 किलोमीटर दूर था। दूसरा, फॉल्कलैंड आइलैंड्स, जो 880 किलोमीटर दूर था। और तीसरा, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो सबसे दूर, करीब 1300 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन शैकल्टन ने यही सबसे लंबा और खतरनाक रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र की धाराएं और हवाएं उन्हें उसी दिशा में धकेल रही हैं, और इसी का फायदा उठाकर ही वो वहां तक पहुंच सकते थे। साउथ जॉर्जिया तक पहुंचने का मतलब था दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक पैसेज को पार करना। कल्पना कीजिए, सिर्फ 6 लोग, एक छोटी सी नाव और उनके सामने 12-12 मीटर ऊंची दानवाकार लहरें। 12 मीटर! बर्फीले तूफान, शरीर पर जमते हुए कपड़े और नाव में लगातार भरता हुआ पानी। बिना किसी मॉडर्न नेविगेशन के समंदर से गुजरना सच में किसी नर्क से गुजरने जैसा था। अब हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, अनजान पहाड़ों पर विजय। लगातार 3 हफ्तों तक उस खौफनाक समंदर से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच तो गए, लेकिन किस्मत देखिए, इंसानी बस्ती आइलैंड के बिल्कुल दूसरी तरफ थी। बस्ती तक पहुंचने का सीधा सा मतलब था बीच के उन खतरनाक पहाड़ों को पार करना। 10,000 फीट ऊंची अनजान चोटियां। ना उनके पास कोई टेंट था, ना ही स्लीपिंग बैग। शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने बर्फ की दीवारों पर अपनी कुल्हाड़ी से सीढ़ियां काटी और बिना रुके, बिना सोए 36 घंटे तक लगातार चढ़ाई की। ये एक ऐसा सफर था जिसे इतिहास में पहले कभी किसी ने पैदल पार नहीं किया था। एकदम इम्पॉसिबल टास्क। और फाइनली इस कहानी का आखिरी हिस्सा, अंतिम बचाव। इस बीच एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूटे हुए 22 लोग एक बहुत ही भयानक स्थिति में अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों को गैंग्रीन हो चुका था और राशन लगभग खत्म था। पूरे 4 महीने बीत चुके थे। ऐसी सिचुएशन में असल लीडरशिप निखर कर सामने आती है। शैकल्टन ने वहां फ्रैंक वाइल्ड को इंचार्ज बनाया था, और फ्रैंक वाइल्ड की मेंटल टफनेस देखिए। वो हर सुबह उठकर पूरे 128 दिनों तक अपनी टीम से बस एक ही बात कहते रहे, अपना सामान बांधो लड़को, आज बॉस आ सकते हैं। हर रोज इसी एक वाक्य ने उन 22 लोगों में अनुशासन बनाए रखा और उन्हें हार मानने से रोके रखा। दूसरी तरफ शैकल्टन ने अलग अलग जहाजों से रेस्क्यू की 3 बार कोशिश की, लेकिन बर्फ की वजह से हर बार फेल हुए। पर उन्होंने हार नहीं मानी। चौथी बार 30 अगस्त 1916 को उनका जहाज आखिरकार एलिफेंट आइलैंड के किनारे पर जा पहुंचा। 28 लोग फंसे थे और चमत्कार देखिए, पूरे 28 ही वापस लौटे। लगभग 2 साल के इस असंभव संघर्ष के बाद 0% मृत्यु दर। इट्स अनबिलीवेबल। देखा जाए तो शैकल्टन अंटार्कटिका को पैदल पार करने के मिशन पर गए थे। वो ओरिजिनल मिशन तो पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया वो उस मिशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये इंसानी इतिहास के सबसे महान सर्वाइवल रेस्क्यू की कहानी बन गई। ये टीम वर्क, बेहतरीन लीडरशिप और इंसान की कभी ना टूटने वाली हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।